सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, मैंने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट एक वीडियो में बता दिया गया था। जिसने वीडियो देखी है अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी है उनके लिए बता दूं कि मैंने ये सेकंड पार्ट के वीडियो में उस फर्स्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन शेयर कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, हेरिडेटरी और हेरिडेटरी चेंजेस पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, ट्रांसलेशन पढ़ा था और ट्रांसलोकेशन पढ़ा था, राइट। तो अभी हम उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसके रिलेटेड पढ़ते हैं थोड़ा, देखिए। चलिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो, अभी अपने बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है कि सब ऑर्गन्स है, सब ऑर्गन्स के कुछ ना कुछ फंक्शन होंगे, राइट। तो कुछ ना कुछ ऑर्गन्स ऐसे रहते हैं जो वेस्टिजियल ऑर्गन बोला जाता है, जो फंक्शनलेस रहते हैं, मतलब जिनका फंक्शन नहीं रहता। तो अपने बॉडी के अंदर अपेंडिक्स जो है वो इसी तरह से है, वो फंक्शनलेस ऑर्गन है, मतलब जिसका बॉडी में कुछ काम नहीं रहता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर अवर विजडम टीथ रियली यूजफुल फॉर चीविंग द फूड। विजडम टीथ मतलब जो पीछे के दाढ़ वाले दांत रहते हैं, दाढ़ आपने हिंदी में सुना रहेगा। तो विजडम टीथ जो है वो अपने को खाना चबाने के काम आते हैं क्या? तो इसका आंसर है नो, राइट। आगे देख लेते हैं। वाई डिड द ह्यूज एनिमल लाइक डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब क्या हो जाना? खत्म हो जाना, गायब हो जाना, राइट। तो यहाँ पे दिया गया है जो बड़े बड़े एनिमल्स थे जैसे कि डायनासोर्स वगैरह, ये एक्सटिंक्ट क्यों हो गए, मतलब ये गायब क्यों हो गए, राइट। तो आप लोग देख लेते हैं, जैसे कि धीरे धीरे करके टेम्परेचर में चेंजेस आया, एनवायरमेंटल चेंजेस हुए, राइट। आइस एज मतलब एक टाइम आ गया था जहाँ पे आइस एज मतलब हर जगह आइस बढ़ गई थी और स्कैरसिटी फूड का कम हो गया था, राइट, आइस की वजह से। तो उनको खाना नहीं मिल पाया डायनासोर्स को, बराबर। तो ये एक रीज़न पकड़ सकते हैं हम लोग एक्सटेंशन का, मतलब गायब होने का, राइट। अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी, एक थ्योरी ऐसा बोलता है कि एक मेटियोर कोलाइड हुआ था अर्थ पे। ऐसा बोला जाता है कि एक मेटियोर कोलाइड हुआ था अर्थ पे और इसकी वजह से जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे कि बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म जैसे कि डायनासोर्स वगैरह, वो सब क्या हो चुके थे? एक्सटिंक्ट हो चुके थे। ये भी एक एग्जाम्पल बोला जाता है, राइट। तो आगे देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। वाई आर मैनी स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड बिग बर्ड्स एक्सटिंक्ट। अभी देखिए, वापस से यही क्वेश्चन आ गया है कि बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स का जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट क्यों हो चुका है, मतलब खत्म होने की कगार पे खत्म क्यों हो चुका है। तो हम लोग देख सकते हैं इसका रीज़न क्या हो सकता है? एनवायरमेंटल चेंजेस, जिसकी वजह से क्या होता है? नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे कि एनवायरनमेंट में चेंजेस हुआ, नेचुरल हैबिटेट्स बर्ड्स और एनिमल्स का जो था वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, राइट। तो हम लोग आगे देख लेते हैं किस तरह से दिया गया है। पॉल्यूशन हो सकता है, फिर उसके आगे क्लाइमेटिक चेंजेस हो सकता है, मतलब क्लाइमेट में चेंजेस हुए, इसी वजह से क्या हुआ? बर्ड्स और एनिमल्स का जो लाइफ था, स्पीशीज़ था, वो एक्सटिंक्ट हो गया। अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हो गया, जंगल वगैरह कट करके हम लोग ने सब बिल्डिंग्स बना दी है, इंडस्ट्रीज़ बना दी है, राइट। तो इन सब की वजह से भी न्यू स्पीशीज़ का, ऑर्गेनिजम्स का क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया, राइट। डिप्लेटेशन ऑफ फूड एंड शेल्टर, फूड भी कम हो गया, शेल्टर की भी कमी हो गई। जैसे हम लोग ने जंगल काट दिए तो इसकी वजह से क्या होगा? प्लांट्स और एनिमल्स रहेंगे कहाँ पे, राइट, सॉरी, एनिमल्स और बर्ड्स कहाँ पे रहेंगे, राइट। तो इसीलिए उनकी स्पीशीज़ क्या हो गई? कम हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, राइट। हंटिंग भी एक प्रोसेस बोल सकते हैं। हंटिंग की वजह से भी बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स जो है मारे जाते हैं, इसकी वजह से भी रेयर स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, राइट। तो आगे देख लेते हैं आगे वाले पार्ट में क्या एक्सप्लेन किया गया अच्छे से। इवोल्यूशन, अभी इवोल्यूशन होता क्या है? मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करते हुए आपको बता दिया था कि इवोल्यूशन मतलब चेंजेस होता है, डेवलपमेंट, राइट। तो आगे देखते हैं। इवोल्यूशन इज़ ए ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल मतलब स्लो चेंज, ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। और ये चेंज किस में होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है ओवर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब बहुत टाइम लेता है ये चेंज होने के लिए, राइट। दिस इज़ अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस, और ये बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोइंग प्रोसेस है, मतलब जो अपन अपनी आंखों से उतना जल्दी देख नहीं सकते, राइट। जैसे कि आपको ज्योग्राफी में आपने पढ़ा रहेगा, वेदरिंग ऑफ रॉक, मतलब रॉक क्या होता है? वेदर हो रहा है, मतलब उससे सैंड क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो प्रोसेस आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो क्या? नहीं, राइट। तो ये स्लो गोइंग प्रोसेस है, बहुत सालों से होता आ रहा है, थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ अचीव्ड। और इसी वजह से क्या हुआ है? ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि नए नए ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं, राइट, वो किस वजह से होते हैं? इवोल्यूशन की वजह से होते हैं। ऑल द स्टेजेस इन चेंजेस occurred in various components ranging from the stars and planet in space to the biosphere present on the earth। अभी देखो, जितने चेंजेस होते हैं वो एक एक रेंज की वजह से होते हैं। जैसे कि रेंज कहाँ से पकड़ा गया है? स्टार्स और प्लैनेट से लेके बायोस्फीयर ऑन द अर्थ। बायोस्फीयर जो प्रेजेंट है अर्थ पे, मतलब जितने अर्थ पे स्पीशीज़ रहते हैं, राइट, उन सब में चेंजेस होता है। कहाँ से? स्टार्स से पकड़ लिया है, और कहाँ तक पकड़ा है? अर्थ के ऊपर जितने स्पीशीज़ है वहाँ तक, राइट। तो उन सब में चेंजेस होता है, वो सब चेंजेस किसके इंक्लूड में आता है? वो स्टडी ऑफ इवोल्यूशन में इंक्लूड किया जाता है, राइट। तो आगे देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर। अब देखो, कुछ चेंजेस हुआ, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स चेंज हुए,
तो नए स्पीशीज़ का बर्थ होता है, राइट, फॉर्मेशन होता है नए स्पीशीज़ का ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो बहुत जनरेशन से चलता आ रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन, एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन मतलब वो चीज़ जो डेवलप हुई है, फॉर्म हुई है, और वो नेचर को अडेप्ट कर रही है, मतलब नेचर में जो आगे होकर चेंजेस होने वाले हैं उसको अडेप्ट कर रही है, राइट। तो वो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, राइट, और इट इज़ कॉल्ड एज इवोल्यूशन, मतलब इसी पूरे चीज़ को बोला जाता है क्या, इवोल्यूशन। ओके, तो आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है, ज़रा पढ़ते हैं, चलो। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ हैज़ बीन नॉन एक्सटेंट ऑन द अर्थ, मतलब 3.5 बिलियन ईयर अगो, मतलब उस टाइम पे बहुत 3.5 बिलियन ईयर पहले अर्थ पे लाइफ थी ही नहीं। ओके, एट द बिगिनिंग देयर मे हैव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट्स, उस टाइम पे माना जाता था कि वहाँ पे उस टाइम पे क्या थे, सिंपल एलिमेंट्स थे एकदम, राइट। अभी सिंपल एलिमेंट्स मतलब कैसे एलिमेंट्स, जैसे कि ओशंस में थे सिंपल एलिमेंट्स, ओके, एंड सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उस टाइम पे सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, मे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम दोज, और उन्हीं वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने थे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, लाइक कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उस टाइम पे प्रेजेंट थे, मे हैव फॉर्म्ड ओवर द लॉन्ग पीरियड फ्रॉम द सिंपल कंपाउंड। अभी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने थे किससे, सिंपल कंपाउंड से। अभी सिंपल कंपाउंड्स में क्या दिया गया है देखेंगे आगे ज़रा। फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल मे हैव बीन फाउंड, प्रिमिटिव मतलब एंशियंट, मतलब एंसिस्टर वाला सेल जो था, एंशियंट सेल था, वो फाउंड किया गया था, मिला गया था फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। किससे मिला था, मिक्सचर किया गया था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या आ सकता है, फैट्स आ सकता है, शुगर आ सकता है, न्यूक्लिक एसिड आ सकता है, राइट। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आ सकता है, सोडियम क्लोराइड आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है। तो इन सबको मिक्सचर करके एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल बना गया था उस टाइम पे, राइट। तो आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। नंबर ऑफ दो सेल्स आर मे हैव इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स। अभी देखो सराउंडिंग केमिकल्स मतलब जितने सराउंड में केमिकल्स थे उनकी वजह से नंबर जो था सेल्स का वो क्या हो गया था, बढ़ चुका था, राइट, मतलब डेवलपमेंट हुआ था सेल्स के नंबर में। ओके, तो आगे देख लेते हैं। एंड they may have the cost of surrounding they may have been some different among the cells and according to the principle of natural selection। तो उनके अंदर different type of cells बने और नेचुरल सिलेक्शन की जो प्रिंसिपल थे वो अडेप्ट किए गए थे, मतलब नेचर जिसको सिलेक्ट कर पा रहा है, मतलब नेचर में जो चेंजेस हो रहे हैं उस वजह से वो सब चीज़ें जो है वो सराउंडिंग में रह पा रही है। ओके, आगे देखते हैं। सम में हैव शोन गुड ग्रोथ, अभी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई थी, बहुत अच्छा डेवलपमेंट दिखाया था। एंड सम में हैव पेरिश मतलब क्या होता है, डेथ, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म की क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। विच कुड नॉट एडजस्ट विद द सराउंडिंग, और जो सराउंडिंग के साथ एडजस्ट नहीं हुए थे, राइट, मतलब जो सराउंडिंग के साथ मिलजुल चुके नहीं थे, राइट। तो आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ दिया गया, इंटरनेट इज़ माई फ्रेंड, कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट अबाउट बिग बैंग थियरी। अब बिग बैंग थियरी के रिलेटेड अपने को इन्फॉर्मेशन लेना है, कहाँ से, इंटरनेट से। विद द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, अभी ये फॉर्मेशन बिग बैंग थियरी किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, स्टार्स और प्लैनेट्स की, राइट। एंड प्रेजेंट इन योर क्लास, ये क्लास में एक आपको ऐसी एक्टिविटी दिया गया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के हिसाब से, तो आप लोग ये लोग देख सकते हो, ये नॉर्मल एक एक्टिविटी। ओके, उसके नीचे ही देख लेते हैं, अ पीक इनटू हिस्ट्री। अभी हिस्ट्री के अंदर अपने को झांकने कहा है, मतलब हिस्ट्री के अंदर अपने को देखने कहा है। देखते हैं, मैनी फिलोसोफर्स एंड रिलीजियस स्कॉलर्स हैव रिटन देयर व्यूज़ अबाउट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। बहुत सारे फिलोसोफर्स थे और बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने व्यूज़ लिखे हैं किसके बारे में, जो यूनिवर्स बना था उसके बारे में। इन द कल्चर्स लाइक इंडिया, अभी कौन से कल्चर्स में लिखा हुआ है, इंडियन कल्चर्स में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, राइट। फिर इसी के साथ साथ चाइनीज़, रोमन, ग्रीक एक्सेट्रा, ये अलग अलग कल्चर्स में लिखा गया है। आगे देख लेते हैं, अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लैनेट्स का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, स्टार्स का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, फिर पंचमहाभूता का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, एक्सेट्रा, इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री के फॉर्म में है और स्टोरीज़ के भी फॉर्म में है, राइट। तो आगे देख लेते हैं, एंड रिलीजन एंड स्केर्ड बुक। ओके, तो आगे देखते हैं, चलिए। At present, crores of species of plants and animals with huge diversity। जैसे कि अभी यहाँ पे एट प्रेजेंट में बहुत सारी स्पीशीज़ किसकी, प्लांट्स की, एनिमल्स की, राइट, ह्यूज डाइवर्सिटी बन चुकी है। किसके हिसाब से, शेप उनका अलग है, कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, प्रेजेंट है अर्थ पे ये सब, राइट। सो एनिमल्स
डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम द यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा रहेगा, यूनिसेलुलर मतलब होता है सिंगल सेल से बना हुआ, राइट। तो एनिमल्स की डाइवर्सिटी कहाँ पे दी गई है, यूनिसेलुलर मतलब एग्जांपल्स है अमीबा और पैरामोशियम। अभी मैं आपको इसका पिक्स दिखा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, अमीबा होता है, पैरामोशियम होता है और यूग्लिना होता है, राइट। ये यूनिसेलुलर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितना ऑर्गेनिज्म है पूरा सिंगल सेल से ही बना होता है, राइट। सिंगल टाइप ऑफ सेल रहते हैं, ओके। तो आप लोग ये देख सकते हो 3 एग्जाम्पल है, आप लोग ध्यान में भी रख सकते हो, एग्जाम में आएगा तो आप ये 3 एग्जाम्पल्स का नाम। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है। सो सिंगल यूनिसेलुलर सेल्स के बने हुए कौन से हैं, अमीबा और पैरामोशियम। टू मैन एंड जाइंट वेल, वो सिंगल सेल से बने हुए, और मैन और जाइंट वेल ये सब अपन सब लोग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब हमारे अंदर बहुत टाइप के सेल्स है, ओके। तो आगे देखते हैं, द प्लैनेट डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पीशीज़। अभी प्लांट की डाइवर्सिटी जो रहती है उसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ रहती है, रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर क्लोरीला, मतलब यूनिसेलुलर एक प्लांट का ऑर्गेनिज्म का नाम है, उसका नाम है क्लोरीला, समझ में आया, वो यूनिसेलुलर है। एंड टू यूज बैनियन ट्री, अब बैनियन ट्री क्या है, मल्टी सेलुलर, एक बहुत बड़ा बैनियन ट्री हो गया, वो हो गया मल्टी सेलुलर, ओके। तो आगे देख लेते हैं, द लाइफ एक्सटेंट ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ पोल्स। अब जो लाइफ है एक्सटेंट है, मतलब अर्थ के ऊपर है, कहाँ से लेके, इक्वेटर से लेके, मतलब अर्थ के सेंटर से लेके टू बोथ पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये बोथ पोल्स तक ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस लाइक एयर। ऑर्गेनिज्म हर जगह फैले हुए, आपको पता है एयर में है, वाटर में है, लैंड में है, रॉक में है, एक्सेट्रा, राइट। ह्यूमन्स हैव शोन क्यूरियोसिटी अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ, और आपको पता है ह्यूमन्स जो है उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि ह्यूमन बीइंग का लाइफ, ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ अर्थ पे स्टार्ट कैसे हुआ, इसके ऊपर रिसर्च होता रहता है, साइंटिस्ट करते रहते हैं, आपको पता है। एंड रीज़न फॉर सच अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ सिंस एंशिएंट पीरियड, और इसका रीज़न क्या है कि आपको पता ही है, एंशिएंट पीरियड से लाइफ जो है अर्थ के ऊपर मतलब है, लिविंग चल रही है, लाइव है, राइट। ओके आगे देख लेते हैं, डिफरेंट थियरीज अबाउट द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैव बीन प्रपोज। अभी अलग अलग थियरीज जो है वो प्रपोज की गई थी, मतलब अपने सामने रखी गई थी, राइट, कि लाइफ जो है अर्थ के ऊपर किस तरह से हुई थी, राइट। आगे देख लेते हैं, टिल टुडे ऑफ विच थियरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड, और अब तक जितनी थियरी बनी हुई है उनमें से अभी कौन सी एक्सेप्टेड है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये थियरी एक्सेप्ट की गई है, ओके। तो आगे देख लेते हैं, आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट पार्ट है थियरी ऑफ इवोल्यूशन। अभी इवोल्यूशन का थियरी कैसे स्टार्ट हुआ था वो देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, फर्स्ट लिविंग मटेरियल, मतलब पहला लिविंग मटेरियल क्या था, प्रोटोप्लाज्म, ओके। प्रोटोप्लाज्म क्या है, एक सेल का पार्ट है, समझ में आया। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ध्यान दीजिए। सो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म का मैंने एक पिक्चर दिखा दिया है, देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है, वो क्या है, लिविंग कंपोनेंट है ऑफ द सेल, मतलब वो सेल के अंदर एक लिविंग कंपोनेंट है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इन दोनों को मिला के क्या बनाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म, मतलब ये पहला लिविंग कंपोनेंट था। और सबसे पहली बात बताता हूँ, ये कलरलेस रहता है, इसके अंदर कलर नहीं रहता, ये आपको दिखाने के लिए बस दिखाया गया है। प्लांट सेल्फ हैव एन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल वॉल, ये आपको पता ही रहेगा, प्लांट सेल के अंदर एक आउटर बाउंड्री रहता है जिसका नाम रहता है सेल वॉल, ये हम पढ़ चुके लोअर स्टैंडर्ड्स में, राइट। सो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दिया गया था कि पहला लिविंग मटेरियल, फर्स्ट लिविंग मटेरियल क्या मिला था, प्रोटोप्लाज्म मिला था, हैड बीन फॉर्म्ड इन ओशन, और कहाँ पे मिला था, ओशन में बना था, मतलब ये थ्योरी बोली जाती है, ओके, इवोल्यूशन की थ्योरी मानी जाती है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म्ड, और उस टाइम पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने थे, समझ में आपको। फिर आगे देखते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस अकर्ड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके बाद क्या हुआ, थोड़े थोड़े स्लो चेंजेस, मैंने आपको बताया था ग्रेजुअल का मीनिंग होता है स्लो चेंजेस अकर हुए थे, किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ओके। तो आप लोग देख सकते हो आगे, फ्रॉम विच लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वेर फॉर्म्ड, और इसकी वजह से बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स मिले गए थे, वो फॉर्म हुए थे, ओके। तो आगे देख सकते हैं, ऑल दोज चेंजेस वे स्लो एंड ग्रेजुअल, जितने चेंजेस हुए थे ये सब कैसे थे, स्लो और ग्रेजुअल थे। ड्यूरेशन ऑफ ऑल दीज चेंजेस इज एट मस्ट 300 करोड़ ईयर, इसका ड्यूरेशन माना जाता है 300 करोड़ साल पहले से, ओके। चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड बीन ऑल अराउंड एंड मल्टी डायमेंशनल एंड दिस लीड टू इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो चेंजेस हुए थे वो ऑल अराउंड हुए थे और मल्टी डायमेंशनल थे, मतलब हर एक डायमेंशंस में चेंजेस हो रहे थे, ओके। और इसके आगे उसके वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हुए थे, इवॉल्व हुए थे, फॉर्म हुए थे। हैंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन, और इस ओवरऑल प्रोसेस को क्या माना जाता है, इवोल्यूशन माना जाता है। हैंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन
विच इज़ ऑर्गेनाइजेशनल, वो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क है, मतलब पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ वर्क है। ओके, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, आगे देख लेते हैं। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसिस्टर्स, एंसिस्टर्स मतलब हमारे पूर्वज, फोर फादर जिसको बोल सकते हैं, राइट। तो वो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ था प्लांट्स के भी जो पूर्वज थे, मतलब प्लांट्स की जो पहली वाली स्पीशीज़, एनिमल्स की पहली वाली स्पीशीज़, वो एंसिस्टर्स थे, हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन, मतलब उनका डिफरेंट फंक्शन था, स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग था, राइट। और वो फंक्शन कैसा करके थे, ऑर्गेनाइज्ड करके, मतलब उनका पूरा फंक्शन कैसा होता था, ऑर्गेनाइज्ड होता था। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे ध्यान देते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस मतलब क्या होता है, सबूत। अभी देखो हम लोग बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, लेकिन उसका सबूत भी तो हम लोग सबूत भी देखेंगे ना कि क्या होता है, किसने बताया कि एग्जैक्ट इवोल्यूशन हुआ था। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है, कुछ एविडेंसेस है। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अभी यहाँ पे लिखा गया है, कलेक्टिव थिंकिंग अपॉन ऑल द अबाउ मटेरियल्स। अभी हम लोग ने जितनी थियरी अबाउ मेंशन्ड थियरीज, जितनी थियरीज पढ़ी थी, जितनी मेंशन की गई थियरीज पढ़ी थी, इम्प्लाइज दैट एवोल्यूशन इज एवरलास्टिंग। क्या बताया था वो थियरीज ने कि एवोल्यूशन क्या है, एवरलास्टिंग है, बहुत टाइम से वो प्रोसेस चल रहा है, वो चेंज ऑफ प्रोसेस है, राइट। तो आगे देखते हैं, हाउएवर इट नीड्स प्रूफ टू प्रूव इट, और इसके लिए प्रूफ चाहिए रहता है, राइट, कि वो एविडेंस जो है, वो इवोल्यूशन जो है वो सही है, राइट है। तो आगे देख लेते हैं, फॉलोइंग वेरियस प्रूफ्स अवेलेबल इन सपोर्ट ऑफ द थियरीज मेंशन अबव। तो यहाँ पे कुछ वेरियस प्रूफ्स जो है वो दिखाए गए हैं, जो सपोर्ट करते हैं, अवेलेबल है कि थियरीज जो है वो मेंशन की गई है वो राइट है। तो फर्स्ट प्रूफ है मोर्फोलॉजिकल एविडेंस। अभी देखिए मोर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है, हम लोग अच्छे से देखेंगे, प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनिए। आप लोग अगर एक बार इसे समझ लेंगे तो मुझे पता है आपको इसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने ओन वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हैं। तो आप लोग देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेजेस एंड नोट द सिमिलरिटीज़ बिटवीन गिवन एनिमल्स इमेजेस एंड प्लांट इमेजेस। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अपने को पिक्चर्स दिए गए हैं। अब पिक्चर्स में अपने को कुछ सिमिलरिटीज़ देखनी है, प्लांट्स की और एनिमल्स की, राइट। तो इसमें सिमिलरिटीज़ क्या दिखती हैं, चलिए यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया गया है, देखते हैं। वेरियस सिमिलरिटीज़ लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ माउथ। अभी देखो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, सबका माउथ स्ट्रक्चर देख सकते हो कैसा है, पोजीशन कैसा है, आइज़ का पोजीशन आप देखो, नोज़ के ऊपर ही सबका आइज़ का पोजीशन दिया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, माउथ थोड़ा सा फेस से बाहर निकला हुआ है, देख सकते हो आप लोग, राइट। एंड स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स मतलब नाक का स्ट्रक्चर कैसा है, नोस्ट्रिल्स का स्ट्रक्चर कैसा है। आगे देखते हैं, ईयर पिनी, ईयर पिनी मतलब आउटर ईयर, देखो सबके कान किस तरह से आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, राइट। देख सकते हो आप लोग कितने बड़ा पार्ट जो है वो बाहर है, आप लोग देख सकते हो, राइट। एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन बॉडी आर सीन। अब देखो थिकली, छोटे छोटे बाल है उनके बॉडी पे, राइट, वो आप लोग देख सकते हो, एनिमल्स में देख सकते हो। वेयर एज सिमिलरिटीज़ इन कैरेक्टर्स, सिमिलरिटीज़ इन कैरेक्टर्स लाइक लीफ शेप। अभी प्लांट्स के अंदर आप कैसे देखोगे, तो लीफ शेप कैसा है, लीफ का शेप कैसा है आप लोग देख सकते हो। फिर साथ साथ लीफ वेनिएशंस, लीफ वेनिएशंस मतलब लीफ की वेन्स, आपने देखा रहेगा कोई, आप पेड़ का पत्ता लोगे उसको बुक में रखोगे तो उसके छोटे छोटे वेन्स, मतलब अंदर धारी दिखना चालू हो जाती है आपको, राइट। तो वो वेनिएशंस बोलते हैं उसको। लीफ पेट्यूल्स, लीफ पेट्यूल्स मतलब एक कोई स्टेम में, स्टेम को लीफ है, राइट, तो वो स्टेम से लीफ को किसने जॉइंट करके रखा है, आप लोग देख सकते हो, समझ में आया रहेगा आपको कि स्टेम को लीफ से किस पार्ट ने जॉइंट करके रखा है, तो उस पार्ट को बोला जाता है पेटियोल। ओके, तो आगे देख सकते हैं, ऑकर्स इन केस ऑफ प्लांट्स, और ये प्लांट्स के केस में ऑकर होता है। दिस इंडिकेट्स दैट देयर आर सम सिमिलरिटीज़, ये बताता क्या है कि प्लांट्स में भी कुछ सिमिलरिटीज़ होती है, राइट, इन दोज ग्रुप्स, एंड हैंस इट प्रूव्स दैट द ओरिजिन मस्ट बी सेम। और ये बताता है कि उनका ओरिजिन जो था पहले के मुकाबले वो सेम था, बस थोड़े से कॉमन चीज़ें जो है वो चेंजेस हुई है। एंड मस्ट हैव कॉमन एंसिस्टर्स, और ये भी बताया जा सकता है कि उनके पूर्वज जो थे, मतलब उनके पहले की स्पीशीज जो थी वो क्या थी, कॉमन थी, सेम थी। ओके, समझ में आ गया है आपको। इफ़ अगर नहीं समझ में आया तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और प्रूफ दिखा दूंगा और आपको फ़ोटोज़ दिखा के मैं और एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। ओके, तो अभी यहाँ पे सेकंड देखते हैं, सेकंड एविडेंस क्या दिया गया है, एनाटॉमिकल एविडेंस। ओके, तो एनाटॉमिकल एविडेंस मतलब, एनाटॉमिकल मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अभी आप लोग बाजू में यहाँ पे ये पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे ह्यूमन हैंड दिया गया है। नेक्स्ट है कैट्स फोर लेग, मतलब कैट का फोर लेग, कैट की जितनी स्पीशीज़ है उनके फोर लेग, लायन टाइगर आप सब देख सकते हो इसमें।
पैथोजियम ऑफ बैट्स, बैट्स का जो बॉडी पार्ट जो मतलब अपन देख सकते हैं जिससे उनके हैंड्स जो है हैंड्स वो जॉइंट रहते हैं बॉडी पार्ट से, राइट। तो पैथोजियम जो है वो दिया गया है। फ्लिपर्स ऑफ वेल्स, वेल्स के फ्लिपर्स मतलब जो उनको स्विमिंग करने के लिए हेल्प कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे इन सब का स्ट्रक्चर दिया गया है, बॉडी स्ट्रक्चर दिया गया है। आगे देख लेते हैं। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर, अगर आप अच्छे से देखोगे इस पिक्चर को, देयर डजंट सीम एनी सुपर फिजिकल सिमिलरिटीज़। यहाँ पे सबका स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब एकदम ज़्यादा सेम है ही नहीं, हर किसी का अलग अलग पूरा स्ट्रक्चर अलग है, डिफरेंट है, राइट। बिटवीन ह्यूमन हैंड्स, अभी ये देखो ह्यूमन हैंड से कंपेयर कर लो, कुछ सिमिलरिटीज़ है क्या? ज़्यादा नहीं है, राइट। तो आगे देख सकते हैं बिटवीन ह्यूमन एंड कैट, फोरलिग, फ्लिपर्स ऑफ वेल्स एंड पैथोजियम ऑफ बैट्स, ओके। इन सब का सिमिलरिटीज़ जो है वो डिफरेंट है। सिमिलरली यूज़ ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट, साथ ही साथ इनका स्ट्रक्चर का यूज़ क्या है? डिफरेंट। अब जैसे ह्यूमन हैंड का बहुत टाइप में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ चीज़ उठाने के लिए, लेकिन उसी जगह पे बैट यूज़ करते हैं, कैट यूज़ कर सकते हैं, वेल्स यूज़ कर सकते हैं नहीं। वेल्स के जो फ्लिपर्स है वो स्विम करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो हर एक का अलग अलग स्ट्रक्चर है, हर एक का अलग अलग डिफरेंट काम है, राइट। हाउएवर देयर इज सिमिलरिटीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, लेकिन उनके बोन के अंदर सिमिलरिटीज़ है, स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलरिटी बोन्स के देख सकते हो आप। एंड बोनी जॉइंट, और उनके बोन के जॉइंट का भी सिमिलरिटीज़ सेम है। इन ऑर्गन ऑफ ईच ऑफ दोज एनिमल्स, हर एक एनिमल्स के ऑर्गन्स में ये सिमिलरिटीज़ है, बोन का और बोनी जॉइंट्स का। दिस सिमिलरिटीज़ इंडिकेट दैट दोज एनिमल्स में हैव कॉमन इंसेस्टर्स, और ये सिमिलरिटीज़ क्या बताता है कि इन एनिमल्स में, इन ऑर्गेनिजम्स में क्या कॉमन था? इनके एंसिस्टर्स मतलब इनके जो पूर्वज थे वो क्या थे? कॉमन थे, राइट। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो। विच आर द डिफरेंट ऑर्गन्स इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में कौन से ऑर्गन्स रहते हैं? जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग को ही पकड़ लेते हैं, हम लोग भी एक ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे बॉडी में कौन से ऑर्गन्स है? हैंड्स हो गया, ये हम लोग के ऑर्गन्स ही है, राइट। फिर आईज़ हो गया, ये सब ऑर्गन्स है, और इनर ऑर्गन्स भी रहते हैं बॉडी के अंदर के, राइट। ये आपको पता रहेगा, ये आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज ईच ऑफ द ऑर्गन यूजफुल टू ऑर्गेनिज्म। अभी हर एक ऑर्गन जो है यूज़फुल है ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि देखिए कुछ ऑर्गन्स जो है वो यूज़फुल है और कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बॉडी में कुछ ऑर्गन्स जो है वो यूज़फुल नहीं है तो हर एक ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही होगा। ह्यूमन्स में कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो यूज़फुल नहीं है, लेकिन अदर एनिमल्स में वो यूज़फुल है, राइट। तो यहाँ पे एक यूज़ ऑफ ICT दिया गया है, देख सकते हो आप। कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन ऑफ जोग्राफिकल डेटिंग एंड प्रेजेंट इन क्लासरूम, ओके। तो जोग्राफिकल नहीं, जियोलॉजिकल। तो जियोलॉजिकल डेटिंग क्या होता है, और ये आपको क्या करना है? इन्फॉर्मेशन निकालनी और प्रेजेंट करना है क्लासरूम में। ये भी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के हिसाब से आप लोग देख सकते हो। चलिए आके नेक्स्ट पेज पे स्टडी करते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या दिया गया है। सो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? जैसे कि मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि अपेंडिक्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसका फंक्शन क्या है? तो मैंने आपको बताया था वो क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब वो फंक्शनलेस ऑर्गन है। तो अभी वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? फंक्शनलेस ऑर्गन, जो अपने बॉडी में कुछ फंक्शन नहीं रखता है, राइट। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स के रिलेटेड थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। देखिए आप, मैंने यहाँ पे येलोइश हेडलाइट किया गया है, वो पार्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसे कैसे? डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप ऑर्गन्स जो रहते हैं वो ऑर्गन्स ऑर्गेनिज्म क्या क्या बोला जाता है उनको? वेस्टिजियल ऑर्गन्स। मतलब जो डीजेनरेटेड है, मतलब अच्छे से जनरेट नहीं हुए, या फिर अंडर डेवलप मतलब वो डेवलप्ड नहीं है प्रॉपर से, ये ऑर्गन्स रहेंगे ऑर्गेनिज्म में, उनको बोला जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ओके, राइट। आगे देखते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज़ और ऑर्गन्स फॉर लिविंग इन चेंजेस एनवायरनमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज़ का, न्यू टिश्यूज़ का और या फिर नए ऑर्गेन्स का लिविंग चेंजेस जो है वो एनवायरनमेंट में पॉसिबल नहीं है, राइट। ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं हम लोग। सो इंस्टेड एग्जिस्टेड ऑर्गन्स अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस। अभी वो जो ऑर्गन्स है वो एग्जिस्टेड है, मतलब है, लेकिन उनके अंदर सडन चेंजेस होता है, ग्रेजुअल चेंजेस होता है। देखेंगे जैसे कि क्या दिया गया है यहाँ पे। मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज़ यूजफुल अंडर सर्टन सिचुएशन। अपने बॉडी का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिक ऑर्गन है, वो कब यूज़फुल होता है? सर्टन सिचुएशंस, मतलब कभी कभी काम होता है तभी यूज़ होता है, राइट। देख लेते हैं यहाँ पे। हाउएवर सेम स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सिचुएशन में बिकम यूजलेस। अभी वही सेम स्ट्रक्चर अलग सिचुएशन में, डिफरेंट सिचुएशन में क्या हो जाता है? यूजलेस। अभी वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो यूजलेस हो गया।
और इवन हार्मफुल, या फिर हार्मफुल भी हो सकता है, राइट। अभी हम लोग बात कर रहे हैं हार्मफुल दिया गया है, इसका मतलब है अपेंडिक्स, राइट। अपने पता रहेगा बहुत सारे पेशेंट्स रहेंगे जिनको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो जाता है तो उनको ऑपरेशन करवाना पड़ता है, राइट। तो वो हार्मफुल है बॉडी के लिए, राइट। तो आगे देखते हैं, सच स्ट्रक्चर बिगिन्स टू डीजेनरेट अंडर सच सिचुएशन, और वो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, राइट। मतलब कुछ सिचुएशंस में वो डीजेनरेट हो जाता है, मतलब पूरी तरह से जनरेट नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल्स के हिसाब से, मतलब एनवायरनमेंट में चेंजेस होने के हिसाब से वो डीजेनरेट रहता है। इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर अ स्ट्रक्चर टू डिसअपियर, अभी कोई एक स्ट्रक्चर है उसको डिसअपियर होने के लिए कोई ऑर्गेनिज्म से थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगता है। जैसे कि इवोल्यूशन होता है, मतलब चेंजेस होता है, और चेंजेस इवोल्यूशन कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, तो इसीलिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे, राइट। तो आगे देख लेते हैं, सच ऑर्गन्स आर सीन इन डिफरेंट फेजेज ऑफ डिसअपियरेंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट एनिमल्स। ऐसे ऑर्गन्स क्या होता है, एनिमल्स में डिसअपियर होते हैं लेकिन धीरे धीरे होते हैं, राइट। तो वो डिफरेंट फेजेस में दिखते हैं, मतलब वो दिखते हैं लेकिन अलग ही फेजेस में दिखते हैं, राइट, अलग पार्ट्स में दिखते हैं। सच ऑर्गन्स थ्रो नॉन फंक्शनल इज सर्टन ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गन्स कैसे रहते हैं, नॉन फंक्शनल रहते हैं सर्टन ऑर्गेनिज्म, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म में उनका कुछ फंक्शन रहता ही नहीं है। इट मे बी फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिज्म, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई ऑर्गेनिज्म में ऐसा कोई ऑर्गन है जो उनके काम का नहीं है, मतलब उनके बॉडी में किसी काम का नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो अदर ऑर्गेनिज्म में भी क्या होगा, काम नहीं करेगा, वो फंक्शनल रह सकता है अदर ऑर्गेनिज्म में, राइट। सो देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज़ इट इज़ नॉन वेस्टिजियल इन अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब वो अदर ऑर्गेनिज्म में क्या है, वेस्टिजियल नहीं है, मतलब वो वहाँ पे काम का है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, पिक्चर भी दिया गया है आपको। सो स्टार्ट करते हैं, अपेंडिक्स विच इज़ यूजलेस टू ह्यूमन, अभी अपेंडिक्स कैसा है, यूजलेस है, ह्यूमन्स के लिए किसी काम का नहीं है वो, राइट। इज़ यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन, लेकिन वो फंक्शनल है और यूज़फुल है, फुल्ली फंक्शनल है ऑर्गन है, किसमें, रूमिनेंट्स में। रूमिनेंट्स मतलब क्या होता है, कैटल, कैटल ब्रीड्स, मतलब काउ, शीप, ये सब, राइट। इनके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब आप लोग पूछोगे किस तरह से यूज़फुल है, मैं आपको बता रहा हूँ। कैटल्स में अच्छा बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो रहता है वो अपेंडिक्स में क्या रहता है, स्टोर करके रहता है। जब भी उनके बॉडी को अच्छे बैक्टीरिया की, मतलब गुड बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ से रिलीज़ किया जाता है। समझ में आया आपको, मतलब वो स्टोर हाउस है, किसके लिए, गुड बैक्टीरियाज़ के लिए, किसमें, रूमिनेंट्स में। रूमिनेंट्स मतलब होता है काउज और शीप, ओके। तो आगे ध्यान देते हैं, सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिना, ईयर पिना मतलब आउटर ईयर, समझ में आया आपको, मतलब आउटर ईयर का जो मसल्स है वो विच आर यूजलेस टू ह्यूमन। अब मैं आपको बता दूँ, ये आउटर ईयर है वो क्या है, यूजलेस टू ह्यूमन, मतलब इंसानों में किसी काम का नहीं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, अपना जो आउटर ईयर है, सपोज यहाँ पे कहीं लग जाता है आपको, और वो छोटा सा पार्ट कहीं कम हो जाता है, आउटर ईयर की बात कर रहा हूँ हाँ मैं, तो वो आपको कहीं पे इफेक्ट देता है क्या, नहीं, आप वैसे भी सही से सुन सकते हो, राइट, क्योंकि वो इनर ईयर में है, राइट, वो इनरली अपने बॉडी से अटैच है। लेकिन जो आउटर ईयर है वो काम का नहीं है ह्यूमन बीइंग में, ओके। आप लोग पिक्चर नीचे दिया गया है, पिक्चर आप देख सकते हो, ईयर मसल्स में वो आउटर ईयर है, राइट। तो आगे देख सकते हैं हम लोग, विच आर यूजलेस टू ह्यूमन, मतलब वो ह्यूमन्स के लिए यूजलेस नहीं है, आर यूजफुल इन मंकीज़, मंकीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है वो। कैसा दिया गया है देखते हैं, फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिना, ईयर पिना का मूवमेंट उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जैसे कि आपको बता दूँ, डॉग्स जो रहता है उनका भी आउटर ईयर ये किस काम आता है, वो लोग बहुत दूर का साउंड क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, समझ में आ सकता है, उनको ध्यान पड़ जाता है, राइट। लेकिन इंसानों के अंदर वो किसी काम का नहीं है। वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन, अभी आपको पता है आपकी बैकबोन के एकदम लोअर पार्ट में क्या है, टेल बोन है, वो भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग में, राइट। अभी आपको पता ही है, ये बात हो रही है स्टोन एज मैन की। स्टोन एज मैन फर्स्ट कहाँ से डेवलप हुआ था, मंकीज से, राइट। तो वो उनको क्या थी, टेल थी, तो वो टेल बोन धीरे 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 क्या इवॉल्व हो के टेल बोन बन गया, मतलब वो टेल जो है वो डिसअपीयर हो गया और लास्ट में टेल बोन रह गया, राइट। तो टेल बोन का एक और नाम दिया गया है कॉक्सिकस, राइट, कॉक्सिकस, ये एक टेल बोन का नाम है। आगे देख लेते हैं विजडम टीथ, विजडम टीथ के बारे में हम लोग ने ये पार्ट के स्टार्ट में ही पढ़ा था। एंड बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, अभी बॉडी हेयर्स जो है वो भी क्या है, वेस्टिजियल चीज़ है, समझ में आया, जो ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट रहता है, राइट। एनिमल्स में काम आ जाता है क्योंकि वो उनको ठंड में ठंडी से बचाता है, राइट, उनके बॉडी के ऊपर एक कवरिंग जैसा काम करता है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, स्वेटर या फिर दूसरे क्लोथ्स जो है वो हम लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो आगे देखते हैं, नीचे कुछ दिया गया है, ऑब्जर्व एंड डिस्कस, यहाँ पे दिए गए देखो कुछ पिक्चर्स, जैसे कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स, पिक्चर्स के अपने को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। आप लोग देख सकते हो, आपको क्या दिख रहा है, सम फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होता है,
रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जो बरी हो चुका है, ज़मीन में दफन हो चुका है बहुत सालों पहले, राइट, उसको बोला जाता है फॉसिल्स। समझ में आया? वो एक अच्छा चीज़ है, एविडेंस है, राइट। तो हम लोग इसके बारे में आगे भी देखेंगे, मैं आपको इसके एग्जांपल्स दूंगा। उसके बाजू में ही दिया गया है, देख लेते हैं पहले। यूज़ ऑफ आईसीटी, फाइंड हाउ द वेस्टिजियल ऑर्गन इन सर्टन एनिमल्स आर फंक्शनल इन अदर्स, मतलब कुछ एनिमल्स में वेस्टिजियल ऑर्गन जो है वो किस तरह से फंक्शन करता है अदर ऑर्गेनिजम्स में। प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन इन योर क्लास एंड सेंड इट टू योर अदर्स, तो ये इन्फॉर्मेशन करना है आपको, प्रेजेंट करना है कहाँ पे, आपके क्लास में, और अदर्स को, मतलब कि जो फ्रेंड्स है, जो भी है, आप जिसको सेंड करना चाहते हो उनको सेंड कर सकते हो। ये भी एक एक्टिविटी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जैसा, राइट, तो ये आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं, दिया गया है फोर्थ एविडेंस क्या है, फिलेंथोलॉजिकल एविडेंस। फिलेंथोलॉजिकल एविडेंस मतलब क्या होता है, अभी आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे दिया गया है, अ क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट विच ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अब जैसे कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो थे वो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मतलब पहले के टाइम पे एक्सटिंक्ट थे, मतलब रहा करते थे और अभी नहीं है। हाउ कैन वी टेल दिस, ये कैसे बता सकते हैं? अभी जैसे कि डायनासोर्स के बारे में भी कैसे पता चला, राइट, क्या प्रूफ था? तो वो प्रूफ्स को बोला जाता है फिलेंथोलॉजिकल एविडेंसेस। मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, देखिएगा ज़रा, मैं बता देता हूँ, पहले ये एक्सप्लेन कर लेते हैं। नाउ दिस सीक्रेट हैज़ बीन हिडन इन द अर्थ, अभी ये सीक्रेट कहाँ पे है? अर्थ में हिडन है, मतलब अर्थ के अंदर छुप चुका है। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर्स लाइक फ्लड, जैसे आपको पता है डिजास्टर्स होते हैं, फ्लड, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, तो उसके अंदर क्या होता है, अर्थ जो है अपना जगह छोड़ देता है और उसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, अर्थ के नीचे बरी अप हो जाते हैं, राइट। ये सब फ्लड्स की वजह से, डिजास्टर्स की वजह से, राइट, अर्थक्वेक की वजह से। रेमिनेंट्स और एंड इम्प्रेशंस ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड, अभी जो इम्प्रेशंस रहते हैं या फिर रेमिनेंट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, छप जाते हैं, कहाँ पे? अंडरग्राउंड, मतलब ज़मीन के नीचे वो छप जाते हैं, राइट। दीज आर कॉल्ड एज फॉसिल्स, और इन सबको क्या बोला जाता है? फॉसिल्स। मैंने बताया था रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को बोला जाता है फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। स्टडी ऑफ फॉसिल्स मतलब फॉसिल्स का भी स्टडी करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है किसमें? स्टडी करने के, किसकी स्टडी में? इवोल्यूशन के, राइट। तो मैं फिलेंथोलॉजिकल एविडेंस की आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक फॉसिल दिया गया है, किसका? एक फ़िश का है, मतलब ये एविडेंस है, राइट। ये इंप्रेशन छप गया था ज़मीन में अंडर द ग्राउंड, और वो इंप्रेशन एविडेंस के तौर पे माना गया था, राइट। ये एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप गूगल करके देख सकते हो, ओके। सो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आगे लेके जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है, राइट। सो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हो लेसन नंबर पेज नंबर 6 स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, चलो। कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टॉप्स आफ्टर द डेथ एंड सिंस देन, सुनिए, अभी देखते हैं कार्बन कंजम्पशन, अपने बॉडी के अंदर भी कार्बन कंजम होता है लेकिन ज़्यादा नहीं, राइट। तो उसी तरह से एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर भी होता है, राइट। आपको पता ही है प्लांट्स के बारे में, और एनिमल्स के अंदर भी थोड़ा बहुत होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, कार्बन कंजम्पशन रहता है प्लांट्स और एनिमल्स का, वो क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। कब स्टॉप हो जाता है? जब उनकी डेथ हो जाती है। एंड सिंस देन ओनली द डीके प्रोसेस ऑफ C14 ऑकर्स, अभी उसके बाद उनके बॉडी के अंदर जो भी कार्बन है वो क्या होगा? डीके होगा, राइट, मतलब जो सड़ना चालू हो जाएगा, डीकम्पोज स्टार्ट हो जाएगा करना, तो वो प्रोसेस जो है ऑकर होना स्टार्ट हो जाता है, कंटिन्यूसली होता रहता है, राइट। इन केस ऑफ डेथ बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अभी प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ बॉडी में क्या बताया गया है? C14 मतलब ऐसा होता है जो कार्बन, यहाँ पे दिया गया है C14 का डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 मतलब कार्बन 14, ओके। कार्बन 14 मतलब यहाँ पे दिया गया है 14 इसलिए दिया गया है क्योंकि उसके अंदर, कार्बन के अंदर आइसोटोप्स रहते हैं। वो आइसोटोप्स कौन से रहते हैं? कंटेंट्स क्या रहता है उसके अंदर? 6 प्रोटॉन्स रहते हैं और 8 न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ओके। तो 8 + 6 कितना हो गया? 14, ओके। तो C14 दिया गया है, समझ में आया आपको? आइसोटोप्स का दिया गया है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या दिया गया है? इन केस ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कंस्टेंट, द रेशियो बिटवीन C14 एंड C12 चेंजेस। अभी क्या होता है? C14 का और C12 का क्या हो जाता है? रेशियो कंस्टेंट, मतलब चेंज होना चालू हो जाता है, ओके। मतलब बॉडी के अंदर जो भी कार्बन है उसके बीच में का रेशियो जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है कंटिन्यूसली, एज C12 इज़ नॉन रेडियो एक्टिव, क्योंकि C12 जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव है, मतलब उसको ज़्यादा डिकम्पोज होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, राइट। लेकिन C14 जो है उसको डिकम्पोज होने के लिए थोड़ा समय लगता है, राइट। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं उसके आगे क्या दिया गया है, द टाइम पास सिंस द डेथ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स कैन बी कैलकुलेटेड। सो इसीलिए अभी देखो, आपको पता है, आपने कभी देखा रहेगा मूवीज़ वगैरह में या फिर कहीं पे भी कि
किसी का मर्डर हो जाता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है तो लोग बता देते हैं कि मर के कितना टाइम हुआ है, राइट। तो इसी के साथ साथ ये भी बताया जा सकता है C14 मतलब कार्बन की वजह से ये बताया जा सकता है कि कितना टाइम पास ऑन हुआ है उस ऑर्गेनिज्म की डेथ को। ओके, सो ये टाइम कैलकुलेट करना ईजी हो जाता है। क्यों? मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी, समझ में आया आपको, मतलब रेडियो एक्टिविटी मेजर करके, दैट इज़ ऑफ C14 एंड द रेशियो ऑफ C14 टू C12, मतलब उनका रेशियो जो है वो मेजर किया जाता है और इसके वजह से जो टाइम पीरियड है वो पता चल जाता है डेथ का। ओके, प्रेजेंट इन देयर बॉडी, मतलब उनके बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट रहता है C14 और C12 का रेशियो, कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो, इसकी वजह से पता चल जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देयर इज़ कार्बन डेटिंग मेथड। अब कार्बन डेटिंग मेथड होता है, कार्बन डेटिंग मेथड क्या होता है, सॉरी दिस इज़ एन कार्बन डेटिंग मेथड, मतलब ये जो मेथड है मतलब रेडियो एक्टिविटी से डेथ का पता लगाना कार्बन से, राइट। तो इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज कार्बन डेटिंग मेथड। ओके, देख लेते हैं आगे। दिस इज़ यूज इन पैलेंथोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। पैलेंथोलॉजी मतलब क्या होता है, पैलेंथोलॉजिकल एविडेंसेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट, मतलब ये एविडेंस से पता चल जाता है कि जो इंप्रेशन था, जो फॉसिल्स था वो कितने ईयर्स पुराना है, राइट, किसके मदद से, C14 और C12 की मदद से, राइट, कार्बन डेटिंग मेथड से। उसके आगे यहाँ पे दिया गया है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब इंसानों का डेवलपमेंट कैसा हुआ है। अभी ये फॉसिल्स जो है वो इंसानों का भी मिलेगा, राइट, तो वो इंसानों का भी डेवलपमेंट कैसा हुआ है वो भी पता लगा सकते हैं। फॉर डिटरमाइनिंग द एज, मतलब अगर सपोज कोई ह्यूमन का इंप्रेशन मिला, राइट, ह्यूमन का फॉसिल मिला अंडरग्राउंड, तो वो कितने साल पुराना है, समझ में आया, मतलब उनकी एज क्या होगी जब वो ह्यूमन फॉसिल था, ये भी पता लगाया जा सकता है। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से बनाई हुई स्क्रिप्ट, जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा रहेगा, मैन धीरे धीरे इवॉल्व हुआ था, उससे बहुत सारे स्क्रिप्ट बनाए थे, दीवारों पे पेंटिंग्स वगैरह बनाई थी, राइट। तो ये स्क्रिप्ट का भी, ये भी बहुत सारी चीज़ें जो ज़मीन में दफन हो चुकी थी, तो ये स्क्रिप्ट के बारे में भी पता लगाया जाता है, समझ में आया आपको, कार्बन डेटिंग मेथड से। आगे देखते हैं। वंस द एज ऑफ फॉसिल बीइंग डिटरमाइंड, एक बार जब एज पता चल जाती है फॉसिल्स की, फिर उसके बाद क्या दिया गया है, देखते हैं। डिटरमाइंड बाय सच टेक्निक, समझ में आया आपको, मतलब ऐसी टेक्निक से एज पता चल जाती है फॉसिल्स की। इट बिकम ईजी टू डिटेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द अदर एस्टवाइल। एस्टवाइल मतलब क्या होता है, फॉर्मर्स, मतलब जो ओल्डर फॉर्मर्स थे, मतलब इसके बारे में अगर सपोज हम लोग को आगे के, मतलब जो फॉसिल मिला था उसकी हम लोग ने इन्फॉर्मेशन निकाल ली, उसकी डेट निकाल ली, डेट मतलब डेथ पीरियड कितना हुआ है वो निकाल लिया, तो उसके आगे का, मतलब वो फॉसिल के भी आगे के जितने ऑर्गेनिज्म थे उनके बारे में भी हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, राइट, उनका भी इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। इट सीम्स दैट वर्टिब्रेट्स हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स, मतलब क्या बोला गया है, ऐसा माना जाता था कि वर्टिब्रेट्स मतलब जितने वर्टिब्रेट्स है, मतलब जितने बैकबोन्स है, वर्टिब्रेट्स है, वो स्लोली ओरिजिनेट हुए थे, कहाँ से, इनवर्टिब्रेट्स से, मतलब जिनके पास बैकबोन नहीं हुआ करती थी उनके थ्रू क्या हुए थे, इवॉल्व हुए थे, ओरिजिनेट हुए थे, राइट। तो आगे देख लेते हैं, यहाँ पे फॉसिल्स का नीचे स्ट्रक्चर भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, जैसे एव, बर्ड्स, मैमल्स का दिया गया है, राइट, रेप्टाइल्स का दिया गया है, रेप्टाइल एम्फीबिया स्पीशीज़ का दिया गया है, राइट, इनवर्टिब्रेट्स का भी दिया गया है, इनवर्टिब्रेट्स का नीचे एग्जाम्पल देख सकते हो आप लोग, राइट, तो वो उसी से ओरिजिनेट हुआ है। तो आगे देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। कार्बन डेटिंग मेथड जो पढ़ा हमने कि कार्बन डेटिंग मेथड क्या होता है, कार्बन की मदद से किसी भी फॉसिल का क्या निकाला जा सकता है, डेथ पीरियड निकाला जा सकता है, राइट। तो ये मेथड जो था, ये जो टेक्निक थी, इज़ बेस्ड अपॉन द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ नेचुरल ऑकरिंग C14। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कार्बन 14 के ऊपर, राइट, मतलब जो रेडियो एक्टिविटी निकाला जाता है डीके का, मतलब वो डिकम्पोज होने का रेडियो एक्टिविटी निकाला जाता है, राइट, एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय विलार्ड लिबी, समझ में आया आपको, विलार्ड लिबी ने ये डेवलपमेंट दिखाया गया था अपने को। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द नोबल प्राइज़, नोबल प्राइज़ मिला था इनको 1960 में फॉर दिस इन्वेंशन, इस इन्वेंशन के लिए। एंड आप लोग आगे देख सकते हो, यहाँ पे उनका इमेज भी दिया गया है, फॉर दिस इन्वेंशन आगे दिया गया है, द एज ऑफ द मटेरियल डिटरमाइंड बाय दिस मेथड आर पब्लिश्ड इन द जर्नल, समझ में आया आपको, मतलब जो भी एज डेटर, मतलब जो भी फॉसिल मिला गया है उसका एज जो है वो डिटरमाइन किया जाता है और पब्लिश किया जाता है, कहाँ पे, जर्नल में पब्लिश किया जाता है, जर्नल रहता है उसका, जर्नल का नाम है रेडियो कार्बन। ओके, समझ में आया आपको स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट फुल्ली क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट पार्ट जो है अभी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिए, प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके।